नमस्कार, मैं डॉक्टर शुचि चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर मनोविज्ञान DPV महाविद्यालय बिलासपुर। मैं आज MA 4th सेमेस्टर के ग्रुप C के पेपर फर्स्ट क्लिनिकल डायग्नोस्टिक एंड कम्युनिटी हेल्थ पेपर के 4th यूनिट कम्युनिटी साइकोलॉजी हिस्ट्री एंड पर्सपेक्टिव्स ऑफ कम्युनिटी साइकोलॉजी पर अपने लेक्चर प्रस्तुत कर रही हूँ। सामुदायिक मनोविज्ञान पद की उत्पत्ति 1965 में अमेरिका में हुए बोस्टन कॉन्फ्रेंस में हुई थी। सामुदायिक मनोविज्ञान में व्यक्तियों की बीमारी या व्यक्तिक उपचार मॉडल पर जोर नहीं देकर व्यक्तियों को एक पूरे सामाजिक संदर्भ में रखकर कार्य किया जाता है। दूसरे शब्दों में इस मनोविज्ञान में व्यक्तियों के व्यवहार को उनके सामाजिक वातावरण के साथ समायोजित करने के संबंध में अध्ययन किया जाता है। मानव व्यवहार को पूर्ण रूप से समझने के लिए ज़रूरी है कि हम उसके सामाजिक वातावरण, सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों को भी समझें और इसी दृष्टिकोण को आगे रखकर सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य या सामुदायिक मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई। सामुदायिक मनोविज्ञान में सामाजिक समस्याओं का समाधान करने के लिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों, विचारों और उनके मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रयोग पर बल डाला जाता है। सामुदायिक मनोविज्ञान में किसी व्यक्ति विशेष की समस्या और उसके उपचार पर बल न देकर, जैसा कि नैदानिक मनोविज्ञान में करते हैं, ये उससे बिल्कुल अलग है। इसमें हम व्यक्ति विशेष की समस्या या उसका उपचार नहीं करते हैं, बल्कि हम व्यक्तियों की समस्याओं को वहाँ समझने का प्रयास करते हैं जिस सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण में वो रहते हैं। सामुदायिक मनोविज्ञान व्यक्तियों को अपने समुदाय या समाज की समस्याओं को सुलझाकर उनके साथ बेहतर ढंग से समायोजन करने में उन्हें मदद करता है। अब हम देखेंगे सामुदायिक मनोविज्ञान का ऐतिहासिक विकास। सामुदायिक मनोविज्ञान की एक शाखा है और जिसकी शुरुआत अमेरिका में 1955 में हुई। जो भी घटनाएं हैं उसे माना जाता है। 1955 में 1955 में अमेरिका सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत बनाने के ख्याल से एक आयोग का निर्माण किया था, जिस आयोग का नाम था जॉइंट कमीशन एंड मेंटल हेल्थ एंड इलनेस। इसका नाम दिया गया। इस आयोग ने 1961 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी और इस रिपोर्ट में इन बातों का उल्लेख था कि सामुदायिक मनोविज्ञान की आवश्यकता है। समुदाय में लोगों को जो समस्याएं आ रही हैं उसमें उन्हें समायोजित करना कैसे सिखाया जाए, और इससे सामुदायिक मानसिक आंदोलन की शुरुआत हुई। और इस आंदोलन में यह भी बात कही गई कि प्रत्येक 50,000 लोगों के बीच में कम से कम एक सामुदायिक मानसिक केंद्र होना जरूरी है। 1963 में अमेरिका कांग्रेस ने इसे राष्ट्रपति जॉन F. कैनेडी को सौंपा। उस समय वे अमेरिका के राष्ट्रपति थे और उनकी बहन जो थी वो खुद मानसिक मंदता की पेशेंट थी और इसलिए उनका जॉन कैनेडी जी का इंटरेस्ट इस केंद्र को स्थापित करने में बहुत ज़्यादा था और फिर इस हिसाब से उन्होंने इसमें अभिरुचि दिखलाई। और ब्लूम के अनुसार इस कानून का मूल उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं को जल्दी से जल्दी पहचानना और साथ ही उसका जितनी जल्दी हो सके उपचार करना था। इसके बाद 1965 में बोस्टन में जो कॉन्फ्रेंस हुई, उस कॉन्फ्रेंस में इसे सामुदायिक मनोविज्ञान का एक औपचारिक जन्म माना जाता है। इस क्षेत्र में किए जाने वाले शोधों को प्रकाशित करने के लिए 2 जर्नल भी शुभारंभ किए गए उस समय। ये दोनों जर्नल के नाम थे द कम्युनिटी मेंटल हेल्थ जर्नल और अमेरिका जर्नल ऑफ कम्युनिटी साइकोलॉजी। सामुदायिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में कई उत्तम पाठ्यपुस्तकाएं भी छपी थी, प्रकाशित हुई हैं, जिनमें रैपपोर्ट 1977 तथा मान 1978 द्वारा प्रकाशित पुस्तकें बहुत लोकप्रिय। अमेरिका में 1977 तक सामुदायिक स्वास्थ्य आंदोलन कुछ कारणों से फीका पड़ गया। एक तो कारण ये भी था कि उसके बाद राष्ट्रपति बदल गए और जो दूसरे राष्ट्रपति आए उनका इंटरेस्ट मानसिक सामाजिक स्वास्थ्य के प्रति इतना जागरूक नहीं था। और दूसरा कारण यह भी था कि मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जो सामुदायिक दृष्टिकोण में समस्याओं का जो समाधान कर रहे थे, वहाँ समाधान तो कम हो रहा था और नई नई तकलीफ़ें ज़्यादा पैदा हो रही थी। और इस कारण से
इनमें लोग विरोध करने लगे और जो सरकारी हमको सहायता मिल रही थी उसमें भी भारी कमी आने लगी और आंदोलन धीरे धीरे थमने लगा। जब ये आंदोलन धीरे धीरे थमने लगा उसी समय WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस आंदोलन के महत्व को स्वीकार किया और इसे पूरे संसार में सक्रिय बनाने के ख्याल से 1978 में सोवियत रूस के आल्मा आल्टा में एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और उसमें मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में बहुत सारी घोषणाएं की गई। उस घोषणाओं को डिक्लेरेशन ऑफ आल्मा आल्टा भी कहा जाता है और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो निर्णय लिया गया वो यह था कि 2000 AD तक संसार के सभी देशों के लोगों के लिए वांछनीय स्वास्थ्य के स्तर को प्राप्त करना है, ये लक्ष्य रखा गया था। और इस लक्ष्य को मद्देनज़र रखते हुए WHO और यूनिसेफ ने अपनी प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख से संबंधित योजनाएं चलाईं और उसमें विशेष ध्यान भी दिया। अब कुछ वैसे कारकों पर भी हम विचार कर लेते हैं जिनके कारण से सामुदायिक मनोविज्ञान की उत्पत्ति को करना जरूरी माना गया। उनमें सबसे पहला है मानसिक अस्पतालों में दिए जाने वाले उपचार जो सुविधाएं थी उसमें असंतोष था, है ना। डिससेटिस्फैक्शन विद द ट्रीटमेंट फैसिलिटीज ऑफ मेंटल हॉस्पिटल। सामुदायिक मनोविज्ञान की उत्पत्ति का यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण रहा है। उस समय मानसिक अस्पतालों में मानसिक रोगियों के अपर्याप्त उपचार की व्यवस्था थी और द्वितीय विश्व युद्ध के समय तो ऐसा हो गया कि जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य केंद्र थे उसको एक कस्टोडियल गृह के जैसे उपयोग किया जाने लगा। तब रोगी और वहाँ पर कोई प्रशिक्षित चिकित्सक भी उपस्थित नहीं रहता था। इस प्रकार से मानसिक रोगियों की अमानवीय हालत देखते हुए इस प्रकार से एक सामुदायिक मनोविज्ञान केंद्र की उत्पत्ति की आवश्यकता महसूस हुई। इसी प्रकार कर्मचारी वर्ग की कमी, उस समय सामुदायिक मनोविज्ञान की जो क्षेत्र था उसमें पर्याप्त कमी थी, मतलब काम करने वाले लोगों की पर्याप्त कमी थी। जैसे वहाँ पर नैदानिक मनोवैज्ञानिक है, साइकेट्रिक है, मनश्चिकित्सक, सामाजिक कार्यकर्ता, सोशल साइकोलॉजिकल कार्य जो वर्कर होते हैं वो नहीं थे, है ना। क्योंकि क्या होता था, जो भी प्रशिक्षित कर्मचारी थे या तो वो निजी मानसिक अस्पतालों में काम करने लगते थे या अपने शोध के कार्य में लग जाते थे, लेकिन कोई भी इस प्रकार के रोगियों के लिए सेवा देना नहीं चाहता था। तो उस समय फिर मानसिक स्वास्थ्य कम्युनिटी मनोविज्ञान की आवश्यकता महसूस हुई। दूसरा, मनश्चिकित्सा की प्रभावशालिता के बारे में लोगों को आशंका थी। वो कहते थे कि मनश्चिकित्सा जो है वो मानसिक रोगियों के उपचार की एक प्रभावशाली विधि है भी कि नहीं है, क्योंकि इसमें रोगी की समस्याओं का कारण पूरी तरीके से रोगी के अंदर ही ढूंढा जाता है। फिर है मेडिकल मॉडल और वृत्तिक भूमिकाओं में जो है वो असंतोष था। क्या होता है कि जो नैदानिक मनोवैज्ञानिक हैं वो कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट का उपयोग ज़्यादा करना पसंद नहीं करते थे। उनको लगता था कि वही सुपीरियर है और वही स्थिति को हैंडल कर सकते हैं। तब ऐसे मनोवैज्ञानिकों का मत के कारण में वो लोग जो मानसिक स्वास्थ्य सामुदायिक वैज्ञानिक होते थे उनकी क्षमताओं को उभरने के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ते थे। इसलिए बदलते हुए परिवेश में समस्याओं को समझने की आवश्यकता महसूस हुई और तब इस इच्छा से मनोवैज्ञानिकों ने सामुदायिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने का एक नवीन आशा की किरण जगाई। इस प्रकार हमने देखा एक छोटा सा सामुदायिक मनोविज्ञान की उत्पत्ति और उसके संघर्ष के बारे में। दोस्तों, अब हम अगली क्लास में देखेंगे किस किस संदर्भ में, किस किस प्रोस्पेक्टिव्स में हमारा सामुदायिक मनोविज्ञान काम करता है। धन्यवाद।